नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही है होगी। प्यारे बच्चों, यदि सुचारू रूप से नहीं चल रही है तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो। बहुत अच्छा सुनहरा मौका है आपके पास। आप स्कूल जाओ या नहीं जाओ, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप हमारे साथ अड्डा 24/7 का जुड़े रहिए। आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में 100 में से 100 मार्क्स दिलाने की हम लोग कोशिश करेंगे। पिछले बार भी 2022 में भी हम लोगों ने बहुत सारे बच्चों को 95% से अधिक अंक दिलाए हैं। अब की बार भी हम कोशिश करेंगे कि प्रत्येक बच्चे के अगर 98, 99, 98 में से 100 नंबर भी आए। तो शुरुआत कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों, आज हम 3 कविताएं हैं, पतंग, छोटा मेरा खेत और कविता के बहाने। इन तीनों कविता संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, वो भी सब्जेक्टिव। एमसीक्यू की चर्चा नहीं करेंगे फिलहाल, हम लोग केवल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। तो आप लोगों को भी रहता है ना कि सर पीवाईक्यू करवाइए, पीवाईक्यू कराइए, तो हम लोग चैप्टर वाइज स्टार्ट करवा दिया है मैंने। तो आ जाइए, जुड़ जाइए। कल हमने जो देखा था वो हमने मिक्स लिया था, पीवाईक्यू लिए थे, लेकिन 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन हमने किए थे कल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर वाइज पीवाईक्यू। तो जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए सेशन के साथ में। तो पहला क्वेश्चन है, सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी विशेषणों का प्रयोग क्यों किया है। आप लोग बता सकते हैं कि पतंग कविता में, पहले तो आप लोग मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर आना चाहिए कि पतंग कविता के लेखक कौन है। पतंग कविता के लेखक कौन है, मुझे आंसर चाहिए इसके लिए। तो क्यों किया इन विशेषणों का प्रयोग, देख लीजिए। कवि के अनुसार ये सभी विशेषताएं जो उन्होंने पतंग के लिए बताई हैं, वे सभी विशेषताएं बालकों में होती हैं। इससे कवि पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहता है। वह इसके माध्यम से पतंग की विशेषता तथा बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का चित्रण करना चाहता है। बच्चे भी मुलायम और हल्के होते हैं, उनकी कल्पनाएं रंग बिरंगी होती हैं, वे अत्यंत कोमल व निश्चल मन के होते हैं। इसी तरह पतंगें भी रंग बिरंगी हल्की होती हैं, वे आकाश में बहुत ऊपर तक उड़ती हैं। बालक का मन भी उस पतंग के साथ उड़ना चाहता है। कहने का तात्पर्य क्या है, जो पतंग है, पतंग के जिन विशेषताओं का प्रयोग कवि ने किया है वो सभी विशेषताएं एक बालक में होती हैं। क्योंकि बालक जो होता है ना, कभी भी आप बालक के चेहरे पर किसी भी अंग पर, यानी किसी भी कहीं पर भी एक स्पर्श करना अपने हाथ से, आपको बहुत मुलायम लगेगा। बहुत हल्का होता है बच्चा, बहुत कम वजन होता है। आप उसे कहीं पर भी किसी प्रकार गोद में ले सकते हैं, कैसे भी उसे प्यार कर सकते हैं, उछाल करके किसी प्रकार, जिस प्रकार एक माँ करती है ना एक बच्चे से, तो उसी प्रकार आप भी प्रेम कर सकते हैं। जैसे पतंग उड़ती है, जो ऊपर उड़ती है ना, बच्चे ये सोचते हैं कि ये पतंग नहीं उड़ रही है, मैं उड़ रहा हूँ इस पूरे आसमान में। तो इसलिए उन्होंने इस विशेषणों का, इन शब्दों का प्रयोग किया है। नंबर 2 है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचे कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। यानी कपास में एक मुलायमता का गुण पाया जाता है। जिस प्रकार बच्चे मुलायम होते हैं उसी प्रकार कपास भी क्या होती है, मुलायम होती है। इन दोनों का संबंध, दोनों में बहुत ही गहरा संबंध है। जैसे कपास हल्की मुलायम और वह चोट सहने में सक्षम होती हैं, उसी तरह बच्चे भी कोमल व मुलायम होते हैं और चोट सहने की क्षमता रखते हैं। कपास की प्रकृति निर्मल और निश्चल होती है, तो बच्चे भी निश्चल स्वभाव के होते हैं। यहाँ कवि के अनुसार कपास बच्चों की कोमल भावनाओं व उनकी मासूमियत का प्रतीक है। आपसे पूछा जाए पतंग कविता में कपास किसका प्रतीक है, किसका प्रतीक है, बालकों की मासूमियत का और उसकी कोमलता का प्रतीक है। ठीक है। नेक्स्ट है, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। यानी कि जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं ना और आवाज चिल्लाते हैं, ये काटा, वो काटा, मेरा काटा, उसका कट गया, इस प्रकार से आवाज करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि ये पतंग नहीं, इस पूरे आसमान में मैं उड़ रहा हूं। तो उनका बहुत ही गहरा एक संबंध दिखाया गया है। कवि के अनुसार पतंग बच्चों की कोमल भावनाओं की प्रतीक है। जब पतंग उड़ती है तो बच्चों का मन भी उड़ता है, क्योंकि पतंग उड़ाते समय बच्चे बहुत ही खुश होते हैं। उस समय उन्हें कोई खतरनाक किनारे दिखाई नहीं देते हैं। वे भी पतंग के साथ साथ उड़ना चाहते हैं। वे भी आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। इस समय वे रास्ते की कठिनाइयों की परवाह भी नहीं करते हैं। इस प्रकार लगता है कि पतंग के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, क्योंकि जितनी हल्की पतंगें होती हैं उतने ही बच्चे हल्के होते हैं। जितनी मुलायम पतंग लगती है, कपास लगती है, उतने मुलायम बच्चे भी होते हैं। बच्चों से जितना प्यार करोगे ना वो उतना ही ज़्यादा खुश होता है। और
आप ही बच्चे हैं यार, 12th क्लास के तो बच्चे हैं ही। तो प्यार करना सीख जाओ, नहीं किया है तो कर लो। रस का अक्षय पात्र से कवि ने रचना क्रम की किन विशेषताओं की ओर इंगित किया है? तो अब आ जाता है हमारा छोटा मेरा खेत। लेखक का नाम तुम्हें बताना है, ठीक है? कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए मुझे इसका। रस का अक्षय पात्र क्या है? ऐसा कटोरा जिसमें कभी अनाज समाप्त नहीं होता, जितना निकालोगे उतना वापस भर जाता है, उसे अक्षय पात्र कहा गया है। अक्षय का शाब्दिक अर्थ है नष्ट नहीं होने वाला, और पात्र का अर्थ होता है कटोरा, यानी ऐसा कटोरा जो कभी नष्ट नहीं होता है, जिसमें जो सामान रखा जाता है वो जितना निकालोगे आप उतना वापस भर जाता है। कविता की रसानुभूति भी इसी तरह की होती है। कहने का तात्पर्य है कि रसानुभूति का अक्षय पात्र कभी भी खाली नहीं होता। जिस प्रकार सूर्य भगवान ने द्रौपदी को दिया था, जिसमें कभी भोजन समाप्त नहीं हुआ था, उसी प्रकार रस पात्र को जितना बांटा जाता है वह उतना ही भरता जाता है। यह रस चिरकाल तक आनंद देता है, जिसका साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है। खेत का अनाज तो खत्म हो सकता है, लेकिन काव्य का रस कभी समाप्त नहीं होता। उसे पाठक या कवि जितना पढ़ता है उतना ही रस उत्पन्न होता है। कविता रूपी रस अनंत काल तक बहता है। कविता रूपी अक्षय पात्र हमेशा भरा रहता है। यहाँ कवि ने क्या कहने की कोशिश की है? कवि ने एक छोटे से कागज को एक खेत के रूप में प्रदर्शित किया। जिस प्रकार से एक किसान है 5-7 किलो गेहूँ डालकर खेत में 40-50 मन इकट्ठा कर लेता है, उसी प्रकार कवि ने अपने मन के बाहों की, मन के विचारों की एक आंधी चली, उस आंधी को शब्दों के रूप में उस कागज पर उन्होंने लिपिबद्ध कर दिया, लिख दिया। फिर कवि ने कहा है कि किसान तो है ना एक दिन उस रस को काट करके समाप्त कर लेता है, लेकिन मैंने जो कविता लिखी है, जिस कल्पनाओं का, जिस विचारों का मैंने प्रयोग किया है, उसमें से कभी भी रस समाप्त नहीं होगा। उसे आप जितना पढ़ते जाओगे, जितना पढ़ते जाओगे, जब जब पढ़ोगे, जब जब नया रस प्राप्त होगा, उसमें कभी भी रस समाप्त नहीं होता है। इसीलिए कवि ने कविता को उसे अक्षय पात्र का नाम दिया है, जो सूर्य देवता ने द्रौपदी को दिया था, जिसमें खाना कभी समाप्त नहीं हुआ था। जितना वो खाना उसमें से निकालती थी उतना ही खाना वापस से भर जाता था। तो ये बात कवि ने कहा है यहाँ पर कि कविता को जितना, जब जब पाठक पढ़ेगा, जब जब उसे रसानुभूति होगी, उसे रसास्वादन होगा, उसके रस की अनुभूति होगी, उसे मनोरंजन प्राप्त होगा, उसे आनंद प्राप्त होगा, उसे मजा आ जाएगा, आपकी भाषा में बोलूँ तो इसीलिए छोटा मेरा खेत यहाँ पे अक्षय पात्र के रूप प्रदर्शित किया है। छोटा मेरा खेत रचना के संदर्भ में अंदर और बीज क्या है? आंधी आई विचारों की, भावनाओं की, कल्पनाओं की। तो उसे जिस प्रकार एक किसान है खेतों में बीज डालता है, वो गल करके अंकुर के रूप में फिर वो फसल रूप में तैयार हो जाती है, उसी प्रकार से कवि के दिमाग में, कवि के मन में शब्दों की आंधी आई, और उन शब्दों की आंधी को उसने एक कागज पर लिपिबद्ध कर दिया, उसे लिख दिया है। तो देख लीजिए, रचना के संदर्भ में अंदर का आशय भाव रूपी आंधी और तूफान से है, जो किसी के मन में अचानक किसी भी स्थिति को देखकर उत्पन्न होते हैं, चाहे वह प्रकृति वस्तु कोई व्यक्ति भी हो सकता है। जैसे गांव की चौपाल देखकर नागार्जुन को कविता लिखने का भाव उत्पन्न होता है, उसी प्रकार क्रौंच नामक पक्षी के करुण आवाज को सुनकर वाल्मीकि के मन में काव्य उत्पन्न हुआ। बीज का आशय है जब कवि को अपने विचार और अभिव्यक्ति से है, जब किसी विषय पर कवि को अपने विचारों को अभिव्यक्त करना होता है तो वह किसी पन्ने पर उसे लिपिबद्ध करने के व्याकुल हो उठता है। कहने का तात्पर्य क्या है? आप लोग हो, आप किसी वस्तु को देख करके अपने विचार किया, कल्पना किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा हो गया है तभी तो ऐसा कुछ हुआ है। आप सोचते हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो यहां वही बात है, यानी क्रौंच नामक पक्षी था, उसकी करुण आवाज, उसकी दुख भरी आवाज को सुना किसने? वाल्मीकि ने। तो उसको काव्य लिखने का मन स्टार्ट हो गया। उसी प्रकार गांव की चौपाल को देखकर नागार्जुन को कविता लिखने का मन हो जाता है। पक्षी की चहचहाती आवाज को सुन कवि को कविता लिखने का मन हो जाता है। बालकों के खेल को देखकर कवि को कविता लिखने का मन हो जाता है। उसके दिमाग में एक आंधी सी आ जाती है। वैसे ही आंधी यहाँ कवि के मन में आई है, वो भी शब्दों की आंधी, विचारों की आंधी, कल्पना की आंधी, भावों की आंधी, जिसे कवि ने एक छोटा मेरा खेत नामक कविता के नाम से एक छोटे से कागज के रूप में लिपिबद्ध करता है, लिख देता है। छोटे चौकाने खेत की कागज का पन्ना कहने में क्या अर्थ निहित हुआ? इन छोटा चौकाने खेत, जिस प्रकार एक छोटा सा खेत होता है कवि का,
एक कागज का पन्ना, वो एक खेत के समान मानता है। जिस प्रकार किसान जितनी मेहनत करता है उतनी ही मेहनत कवि शब्दों के रूप में करता है। छोटे चौकाने खेत को कागज का पन्ना कहने में यही अर्थ निहित है कि कवि ने कवि कर्म को खेत में बीज बोने की तरह माना है। जिस प्रकार एक किसान अपने खेत में बीज बोने से लेकर फसल काटता है, उसी प्रकार कवि अपने पन्ने पर विचार रूपी बीज बोता है और कविता रूपी फसल काटता है। इसके माध्यम से कवि यही बताना चाहता है कि कविता की रचना करना सरल कार्य नहीं है। जिस प्रकार एक किसान को खेत में बीज बोने से लेकर फसल काटने तक काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसी प्रकार कविता रचने के लिए अनेक प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक किसान ही मेहनत करता है। जब एक कवि कोई कविता लिखता है ना, उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप सोचो, एक मजदूर है, सुबह से प्राति अपने सर पे रख कर के ईंटों को यानी किसी मकान को यानी प्राति ढो रहा है। सुबह से शाम तक उसने ईंटें ढोई है, यानी कि छत पे ले जा करके प्रात में डाल करके। एक व्यक्ति सुबह से शाम तक पढ़ रहा है, किस में ज़्यादा मेहनत है? उस पढ़ाई में सबसे ज़्यादा मेहनत है। अब कोई मोटा इंसान हो, कहता है ना पतला नहीं होता है, उसे आप मन से ईमानदारी से दी वो 12-12 घंटे रोजाना यदि 6 महीने तक पढ़ लेना, तो उसका जो शरीर था ना, जो 1 क्विंटल का, वो 40 किलो पे आ जाएगा। 101% कह रहा हूँ मैं। विश्वास नहीं हो ना, जिन्होंने एग्जाम्स की तैयारी की है, यूपीएससी बीपीएससी किसी की भी तैयारी की हो ना, पढ़ाई यानी नौकरी के लिए, उससे पूछो कितनी मेहनत करनी पड़ती है पढ़ाई में। लेकिन जो मेहनत आप लोग करते हो ना, जो 6 महीने, साल भर, 2 साल, वो आपका भविष्य दिखाती है आप लोगों को। तो आपकी नींव बनती जा रही है। क्लास 10th में नींव बनी आपकी मजबूत, फिर अब 12th में बना लो मजबूत। अब 12th के जैसे एग्जाम दे दो, CUT के आज हमारे पास आ जाइए, एग्जाम देते हो तो फिर हम प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 100% दिलाएंगे। आपका मन चाहिए आपको कॉलेज हम लोग दिलवाएंगे, आपका सपना हम लोग साकार कर देंगे। नेक्स्ट है, इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। अब कविता के बहाने सब घर एक कर देने के माने मतलब क्या है? बच्चों का जो खेल होता है, बच्चों के खेल में किसी प्रकार की कोई मतलब वो नहीं होती है उसमें, मतलब कहते हैं ना, कहाँ किसी का सब दिमाग में नहीं आ रहा है, यानी कि कोई किसी प्रकार पक्षपात नहीं होता है। यानी कि उनको नहीं पता होता इस घर में से मेरी लड़ाई और इस घर में नहीं जाऊंगा मैं, नहीं। वो खेलते खेलते किसी ना तो किसी घर में इस घर से उस घर, उस घर से इस घर, इधर उधर घूमते ही रहते हैं और सभी मकान में जितने भी सदस्य हैं उन सभी को दिल को एक कर देते हैं, यानी सभी का लड़ाई झगड़ा समाप्त कर देते हैं। तो यही बात यहाँ है कविता के बारे में। कवि ने कहा है जब मेरी कविता कहीं पर भी बच्चे खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, सभी का दिल एक कर देते हैं, उसी प्रकार मेरी भी कविता कहीं पर भी किसी भी जगह पढ़ी जा सकती है। पूरे परिवार में सभी सदस्य यदि झगड़ा कर रहे हैं तो उन सभी को एक कर देती है, प्रत्येक परिवार को वह जोड़ देती है। कविता के बहाने कविता में सब घर एक कर देने के माने का अर्थ है सीमा का बंधन समाप्त हो जाना, या दूसरे अर्थ में कह सकते हैं कि भेदभाव समाप्त हो जाना। जिस प्रकार बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा या भेदभाव का नहीं होता है और ना ही वे भेदभाव पर ध्यान देते हैं, उसी प्रकार कविता का संसार में कहीं पर भी सीमा का कोई बंधन नहीं होता, अर्थात रचनात्मक कार्यों में किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता। कविता में सिर्फ शब्दों का खेल है। कवि बच्चों की तरह पूरे समाज अर्थात संसार को एक मानता है। वह अपने पराई का भेद भूलकर ही कविता की रचना करता है और कविता समाज संसार को एक करने का कार्य करती है। जिस प्रकार बच्चे खेल खेल में सभी परिवार सदस्यों को एक कर देते हैं, उसी प्रकार से कवि की कविता भी कर देती है सभी को एक। कविता और बच्चे को समांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं? बात तो सी, जिस प्रकार कवि है कविता लिखता है, जिस पर बच्चा खेलता रहता है, दोनों का एक समानांतर बहुत ही अच्छा गहरा संबंध होता है। कवि ने बच्चे और कविता को समानांतर रखा है क्योंकि बच्चों में रचनात्मक ऊर्जा होती है। उनके खेलने की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है, वे जब चाहें तब खेलते रहते हैं और उनके सपने भी असीम होते हैं। ठीक उसी तरह कविता भी रचनात्मक तत्वों से युक्त होती है, उसका क्षेत्र भी विस्तृत होता है, व्यापक होता है, उसकी कल्पना शक्ति आनंददायक और अद्भुत होती है। यानी कि जिस प्रकार से एक कविता होती है, जिस प्रकार बच्चे का खेल होता है, उसी प्रकार कविता भी हमें खेल खेलती है हमारे साथ में। जब तक हम शब्दों का अर्थ अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, लेकिन कविता कोई भी कवि लिखता है ना, तो वह सरल शब्दों में लिखता है। वो जब को उसे पढ़ते हैं ना, कोई पाठक जब उसे पढ़ता है तो एक अनपढ़ व्यक्ति को उसको बोल जब वो सुन लेता है तो वह भी उसे समझ जाता है। तो यही बात होती है, जिस प्रकार से बच्चों में जब मन जचे जब खेल लेते हैं, क्योंकि उसमें रचनात्मक ऊर्जा काफ़ी होती है। बुढ़ापे में नहीं होती इतनी जितनी बच्चों में होती है।
वही बात यहाँ कविता के बारे में बताया गया, उसमें रचनात्मक ऊर्जा होती है। कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं? कवि ने कहा है कि एक फूल को देख करके, इन फूलों को देखकर कवि को मन में एक कविता लिखने का बहाना मिल जाता है। लेकिन एक फूल होता है, वह कम समय के लिए खिलता है और कुछ समय तक ही वह खुशबू बिखेर पाता है, उसके बाद वह समाप्त हो जाता है। लेकिन कवि कहता है कि मेरी कविता कभी मुरझाती नहीं है, यह हमेशा चिरकाल तक, जब तक वह इस संसार में इंसान रहेगा तब तक वह महकती रहेगी, लोगों को महकाती ही रहेगी। तो यही बात यहाँ है, क्योंकि कभी भी कविता मुरझाती नहीं है। कवि का मानना है कि कविता कभी मुरझाती नहीं है और न ही कभी उसकी महक कम होती है। वह अमर होती है और युग युगांतर तक मानव समाज को प्रभावित करती रहती है। अपनी जीवंतता की वजह से उसकी महक बरकरार रहती है। कविता के माध्यम से जीवन मूल्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, अर्थात वह मानव को हमेशा जीवन जीने के मायने सिखाती रहती है। बात तो सही है, जब जब आप किसी कविता को पढ़ोगे ना, जब जब आपको नई सीख मिलती रहेगी, नई नई चीज़ें मिलती रहेंगी, क्योंकि जब जब आप कविता को पढ़ोगे ना तो आपको नए नए शब्दों के अर्थों के बारे में तुम्हें पता चलेगा। आज पढ़िए, फिर एक साल बाद पढ़ोगे तो कुछ शब्दों में परिवर्तन होगा, कुछ अर्थों में परिवर्तन आप लोग करोगे स्वयं के रूप में। तो वही बात है, आपने कक्षा 10 में जो गलतियां की कक्षा 12 में नहीं करोगे। अब आपको जितना पढ़ते हो, जितना याद होता है, उतना आप लोग कक्षा 10 में नहीं कर सकते थे, क्योंकि अब आपकी मेमोरी बढ़ गई है, धीरे धीरे बढ़ रही है, धीरे धीरे आपको ज्ञान होता जा रहा है, धीरे धीरे आपको सीख मिलती हुई जा रही है कि हम जितना पढ़ेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतना ही फल मीठा होगा हमारे पास। तो वही बात यहां बताया है कवि ने। ये दुख, ये दर्द, ये सब अंदर की बात है। तू इस पिंजरे से बाहर निकल, क्योंकि तेरे अंदर अपने एक हृदय में झांक के देख, एक महान सिकंदर बैठा हुआ है। उस सिकंदर को तू पहचान और मेहनत से, लगन से संघर्ष करना प्रारंभ कर दे, क्योंकि आने वाला है तेरा एग्जाम, आने वाला है तेरा एग्जाम। तुझे प्रत्येक सब्जेक्ट में लाना है अच्छे से अच्छे मार्क्स। और अच्छे मार्क्स कितने होते हैं? 95% से अबो होने चाहिए। और मैं तो तुम्हें कह रहा हूं कि हिंदी विषय में अब की बार तुम्हें 100 में से 100 नंबर लाना है। उसके लिए क्या करना है? ज़्यादा कुछ नहीं करना, रेगुलर सेशन लेना है। जिन क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करने के बाद जैसे आप लोगों को PDF प्राप्त हो जाए DA24/7 ऐप से, तो एक बार घर पर बैठकर प्रैक्टिस कर ले। और इसके अलावा तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पता है प्रत्येक सेक्शन 15, 20, 30 मिनट्स का मात्र होता है। इतना समय भी आप लोग हिंदी विषय को नहीं देंगे आज से कंटिन्यू, तो फिर बेटा बहुत देर हो जाएगी। वह देर हमें करनी नहीं है। अब जो प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं वो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कर रहे हैं चैप्टर वाइज। तो आज हम जो चैप्टर देखने जा रहे हैं, जिन चैप्टर से PYQ देखने जा रहे हैं, वो 2 कविताएं हैं। बात सीधी थी पर, और दूसरी है, क्या नाम है बता सकते हैं? जो लिखा हुआ है आपके सामने कैमरे में, बंद अपाहिज। इन दोनों कविताओं के क्या लेखकों के नाम आप लोग मुझे बता सकते हैं? कहानी तो तुम्हें इनकी पता होगी, क्योंकि मैं कहानी के अनुसार ही, कहानी जिस प्रकार पढ़ी जाती है उसी प्रकार में प्रत्येक कविता का सार मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। ठीक है, तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि दोनों कविताओं के लेखक कौन कौन हैं। नंबर 1 है बात सीधी थी पर, दूसरी है कैमरे में बंद अपाहिज। क्या आप लोगों ने सोचा है कौन है इनके लेखक? तो मैं बता देता हूं, आप लोगों ने सोच लिया हो तो बहुत अच्छी बात है। बात सीधी है पर वो तो किसकी है? कुंवर नारायण जी की है। किसकी है? कुंवर नारायण जी की है। और कैमरे में बंद अपाहिज जो कविता है प्यारे बच्चों, उस कवि या लेखक का नाम है, जिनका नाम है प्यारे बच्चों आपके सामने है। क्या नाम है? क्या नाम लिखा है मैंने, बता सकते हैं क्या? रघुवीर सहाय। ठीक है, तो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करेंगे। इन 2 कविताओं संबंधित जितने भी आ चुके हैं उन सारे, इन दोनों कविता, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 15 हो, पिछले 5 से 6 साल के हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा करके देखें तो आप लोगों को पता चल जाएगा। चलो, पहला ही क्वेश्चन है, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? अभिप्राय का मतलब है क्या आशय है। आशय भी नहीं समझते हो तो अर्थ बता दो कि क्या अर्थ है। कवि ने ऐसा क्यों कहा है कि भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? आपको पता है कविता में भाषा एक बच्चे के रूप में
मानवीकरण अलंकार हो गया था वहां पे, क्योंकि किसी भी प्रकृति की वस्तु को या कोई पदार्थ है मानव जैसा जहां कार्य करते हुए दिखाया जाए तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। तो भाषा बच्चे के रूप में कवि से क्वेश्चन करती है, एक प्रश्न करती है, क्या तुमने कभी भाषा का समझदारी ढंग से, सरल ढंग से प्रयोग करना नहीं सीखा है? तुमने अपने कथन को बनावटी भाषा के चक्कर में फंसा डाला। कवि स्वयं कहता है कि मेरा जो कथन था, मेरा जो कथ्य था, जो मैं बात कहना चाहता था वह बिल्कुल सरल, वह सीधी थी, लेकिन मैं बनावटीपन भाषा के चक्कर में फंस करके मैं अपने कथन को उलझा बैठा और वह उलझा ही रह गया। कवि कहता है कि मानव मन में नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं, उनको अभिव्यक्त करने के लिए वह भाषा के चमत्कार में उलझ जाता है, तो वह अपने भावों को सही ढंग से अभिव्यक्त नहीं कर पाता। वह तभी उन्हें प्रकट कर सकता है जब भाषा को वह साधन माने, साध्य नहीं। केवल क्या माने? साधन। क्यों? क्योंकि जो कविता है, कविता में केवल शब्दों का खेल होता है। हम किसी भी कविता में किसी भी शब्द की जगह उसका पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। यदि हम पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करेंगे तो उसके अर्थ में अनर्थ हो जाएगा और जिससे हमें वो कविता पाठकों को अच्छे से समझ में नहीं आएगी। साधन बनाने पर भाषा सहजता से इस्तेमाल हो सकती है और वह अपने भावों को सरलता से अभिव्यक्त कर सकता है, वह लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकता है। कहने का तात्पर्य क्या है? आप कोई भी कथन कह रहे हो तो एक सरल एवं सीधी छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। अलंकारों से जितना हो सके उतना बचना चाहिए और लोकोक्ति मुहावरों का भी यदि हमें आवश्यकता पड़ती है तो उनका प्रयोग करना चाहिए। तो कवि का यही आशय है कि किसी भी बात को, किसी भी कथन को कहने के लिए कुछ निश्चित शब्द दिए हुए होते हैं, कुछ निश्चित शब्द होते हैं, उन्हीं का प्रयोग करो। और वो भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल एवं सहज होनी चाहिए। तो इसीलिए कवि का अभिप्राय है कि भाषा को सहूलियत से प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है, बात और भाषा का परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कैसे? देखो, अभी मैंने कहा मुझे कोई भी बात कहनी है, यानी मान लो आपको कोई बात कहनी है, यानी कि आप कोई मूवी देख के आए 9 से 12 और 12 बजे के बाद यानी 1 बजे घर पहुंच रहे हो। पापा ने कहा कहाँ गए थे इस समय, तो आपके पास शब्द पहले से निश्चित हैं कि हाँ पापा मैं मूवी देखने गया था थिएटर में, फिक्स है ना। तो वही बात है, किसी भी बात को कहने के लिए भाषा के कुछ शब्द निश्चित होते हैं और जिन शब्दों का आप लोग प्रयोग करते हैं वह भाषा हमेशा कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए। लेकिन अब कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है कभी कभी कोई सीधी जो बात हमें कहना पड़ रहा है तो हम बात को घुमा फिरा के कहने के चक्कर में, बनावटीपन भाषा के चक्कर में हम लोग उस बात को फंसा बैठते हैं और वो बात जैसे ही फंस कर बैठ जाती है तो फिर हमें उस बात को समझाने में पाठकों को बहुत दिक्कत आती है, सामने वाले को समझाने में बहुत बड़ी दिक्कत आती है। बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, परंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी अर्थात तिरछी हो जाती है। इसका कारण है कि वह भाषा का सरल एवं सहज रूप में अर्थात उसके स्वाभाविक रूप में प्रयोग नहीं करता और वह अपनी भाषा को जटिल या कठिन बना देता है। वह अपने कथ्य को आडंबरपूर्ण या चमत्कारपूर्ण शब्दों से कहने में स्वयं को श्रेष्ठ समझता है, इससे वह अपनी मूल बात को कहने में भी असफल हो जाता है। मानव को यह समझना चाहिए कि प्रत्येक शब्द का अपना एक विशिष्ट अर्थ होता है, भले ही वह समानार्थी या पर्यायवाची हो। भाषा अर्थात शब्दों के चक्कर में उलझकर मनुष्य अपनी मूल बात के भाव को भी खो बैठता है। कहते हैं ना कि एक सत्य को छुपाने के लिए कोई झूठ बोलते हैं, लेकिन उस सत्य को छुपाएंगे ना, झूठ पे झूठ बोलते जाएंगे और फंसते हुए चले जाएंगे, खुद इंसान फंस जाता है। तो वही बात यहाँ है। अब किसी बात को कह रहे हैं तो तुम्हें पता है निश्चित शब्द है मेरे पास, सरल शब्द हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि चलो बहुत अच्छी कविता बनाने के चक्कर में हम लोग उन शब्दों को, कठिन शब्दों का प्रयोग करते हुए उस कविता को कठिन बना देते हैं और वह बात जो हम कहना चाहते थे तो फिर खुद ही भूल जाते हैं क्या समझाना चाह रहा था, वो कहाँ से निकल रही है। वही बात यहाँ स्पष्ट हो रही है।
नेक्स्ट है, कविता में कुछ पंक्तियां कोष्टकों में लिख रखी गई है, उन पंक्तियों को लिखो। साथ ही आपकी समझ में इनका क्या औचित्य है, यानी क्या उचित है, यानी क्या औचित्य है, यानी कि आपकी नज़रों में क्या लगता है कि ये क्यों रखा गया है। तो ये कहाँ से ली गई? कविता में कुछ पंक्तियाँ, तो वो पंक्तियाँ कहाँ की हैं? सीधी सी बात है, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं पता है आपको? बात सीधी थी पर पहले स्टार्ट से बात सीधी थी पर कविता की पंक्तियाँ पढ़ रहे हैं हम लोग। तो कौन कौन सी कविताएं हैं, कौन कौन सी पंक्तियाँ हैं कविता में, वो देख लीजिए। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, यानी कि कभी जब उससे जो दूरदर्शन का जो एंकर है वो पूछता है, जो इंटरव्यू ले रहा है, साक्षात्कार ले रहा है उस अपाहिज व्यक्ति से, कहता है कि आप अपाहिज हैं, आप अपाहिज क्यों हैं, क्या आपको अपाहिजपन होना दुख देता है, कितना दुख होता है। तब जब कैमरे को कहता है इशारा करके एंकर कि इसके चेहरे को बड़ा बड़ा करके दिखाओ, जिससे उसका कुछ जो दुखपन है वो हम लोग दिखा सके दर्शकों को। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, जब वो अपाहिज नहीं बता पाता है तो वो कहता है एंकर क्या हम तुम्हें बताएं क्या इतना दुख होता है, तो आप लोग बताना हाँ, वह अवसर खो देगा। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि तुम अब इस समय नहीं बताया आप अपना दुख, तो यह अवसर है, बहुत अच्छा अवसर है, ये आप लोग खो देंगे, आप खो देंगे। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। अब दर्शकों से कहते हैं कि कुछ समय रुक जाइए, हम अपाहिज को रुलाने वाले हैं और उसके साथ में हम आपको भी रुलाने वाले हैं, यह प्रश्न आपसे पूछा नहीं जाएगा। आशा है आप उसे उसकी अपंगता पीड़ा मानेंगे। दर्शकों से किया जा रहा है, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे की कीमत होती है। यानी जब कार्यक्रम सफल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, अपाहिज रो नहीं रहा था, और दर्शक भी अब अपाहिज ही नहीं रोएगा, दर्शकों को उसकी पीड़ा दुख का कैसे पता चलेगा। तो वो कहता है कि लाइव दिखाना किसी भी चीज़ को, उसमें बहुत ज़्यादा कीमत लगती है। तो कैमरे की बहुत ज़्यादा कीमत होती है, पर्दे की बहुत ज़्यादा कीमत होती है, इसलिए कहा गया है। बस थोड़ी ही कसर रह गई। अब वो अंत में दर्शकों से कहते हैं कि बस थोड़ी सी कसर रह गई, आपको सामाजिक उद्देश्य से पूर्ण कार्य दिखाया गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ लाइव जुड़े रहिए, आप देखते रहिए। लेकिन थोड़ी सी कसर रह गई। कसर क्या रहेगी? अपाहिज रोया नहीं, और साथ में फिर दर्शक भी नहीं रोए। अब प्यारे बच्चों, आप लोगों से पूछ लिया जाए ये पंक्तियां देखकर भी कि कवि ने इन पंक्तियों क्यों लिखा है। कवि को अपने बात को स्पष्ट करने के लिए इन कोष्टकों में इन भाषा का, इन शब्दों का प्रयोग करता है। वो इनका प्रयोग क्यों करता है? जिससे वह अपनी बात को पाठकों को अच्छे से समझा सके, बस, और कोई कारण इसका नहीं है। इन सभी पंक्तियों से यह अर्थ निकलता है कि मीडिया के लोगों के पास संवेदनाएं बिल्कुल भी नहीं थी, अर्थात वे अपने व्यापार के लिए किसी भी कमजोर व्यक्ति के दुख को साधक बना लेते हैं, यानी कि अपने व्यापार का साधन बना लेते हैं, कमाने का, मुनाफे का। यदि इन पंक्तियों को कवि नहीं लिखता तो कविता का मूल भाव स्पष्ट नहीं हो पाता। इन पंक्तियों से उस अपाहिज व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक अपंगता का पता भी चलता है। यानी कि जब तक ये पंक्तियाँ नहीं लिखता कवि कोष्टक में, तो हम उसके अर्थ को, कविता के अर्थ को कैसे समझ पाते हैं? नहीं समझ पाते। तो हमें अपनी बात को समझाने के लिए उन्होंने कोष्टकों में ये बात लिखी है। कैमरे में बंद अपाहिज, अब कविता दूसरी आ गई हमारी, कैमरे में बंद अपाहिज, जिनके लेखक हैं, क्या नाम है, याद है क्या? रघुवीर सहाय। और ये कविता किस काव्य संग्रह से ली गई? अभी लोग भूल गए हैं, ये भी ध्यान रखना, पूछा जा सकता है आप लोगों से कि यह कविता किस काव्य संग्रह से ली गई। और इसी काव्य संग्रह से रघुवीर सहाय जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। कैमरे में बंद अपाहिज, करुणा के मुखौटों में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। कैमरे में बंद अपाहिज, तो बताइए जल्दी से। बेटा ये पंक्तियां बात सीधी थी पर की नहीं है, कैमरे बंद अप गलती से हो गया, ठीक है। हाँ, ये बात आपको ध्यान रखना है। बस ये दो ही क्वेश्चन बनते हैं, बात सीधी थी पर के तो, और ये बनता है, ये कैमरे बंद अपाहिज से है ये, ठीक है। अब मुखौटे के पीछे छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। क्योंकि अभी अभी बताया गया ना कि दूरदर्शन के लोग है ना, किसी भी कमज़ोर व्यक्ति की बातों को या कमज़ोर व्यक्ति को अपने व्यापार का साधन बना लेते हैं, उनको नहीं पता होता क्या उस पर बीत रही है। यानी देख लो ना बाप, अपाहिज व्यक्ति को लाते हैं और उनसे बेतुके सवाल करते हैं, क्या तुम अपाहिज हो? अरे तुम्हें दिख रहा है, नालायक को सामने बैठा हुआ है तो अपाहिज है। अब कहता है क्या अपाहिज होना तुम्हें दुख देता है? अरे नालायक, अब मैं अपाहिज, तो सीधा है, तो दौड़ सकता है, मैं नहीं दौड़ सकता, तो दुख तो देगा ही। कितना दुख देता है? कितने बेतुके सवाल हैं, इनका कोई आंसर होगा क्या?
यदि वो इतने ही पावरफुल शक्तिमान थे, वो स्टार्ट में कहते हैं ना कि हम दूरदर्शन बोलेंगे, हम पावरफुल हैं, हम सर्वशक्तिमान, वो कहते हैं ना पावरफुल लोग हैं हम लोग। तो यदि तुम पावरफुल लोग हो तो किसी अच्छे कट्ठे इंसान को लेके आते, फिर उससे पूछते काले आदमी को, और अच्छा होता मुस्टंड जैसे अच्छा 6 पैक वाला इंसान हो तो उससे पूछते क्या तुम काले हो? काले को क्या काला बोलोगे तो गुस्सा तो आएगा, गोरे गोरा बोल दो गुस्सा नहीं आएगा, सीधी सी बात है, जमाना ही ऐसा ही है। यह कविता अपनेपन की भावना में छिपी क्रूरता को उजागर करती है। सामाजिक उद्देश्यों के नाम पर अपाहिज की पीड़ा को दर्शकों तक पहुंचाया जाता है। यह कार्य ऊपर से करुण भाव को दर्शाता है, परंतु इस कविता का मूल भाव शून्य, संवेदनहीन मीडिया पर व्यंग किया गया है। क्यों व्यंग किस लिए किया गया? क्योंकि उनमें बिल्कुल भी संवेदनशीलता का गुण ही नहीं था, संवेदनहीन हो चुके थे। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला मीडिया इसे एक रोचक कार्यक्रम बनाना चाहता है, जिससे उसका यह कार्यक्रम लोगों में लोकप्रिय हो सके। उसे अपंग की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है। यह कविता यह भी दर्शाती है कि जिस प्रकार दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले अनेक कार्यक्रम कारोबारी दबाव के कारण संवेदनशील होने का दिखावा करते हैं, इस तरह यह कविता अपनेपन की भावना से छिपी क्रूरता की सीमा तक पहुंच जाती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि मीडिया के लोग अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप जितने सीरियल देखते हो ना, सीआईडी वगैरह और बहुत सारे मतलब सच नहीं है ये, तुम सोच सच है ये अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए ना खुद ही तो एक्सीडेंट करवा देते हैं किसी का, 2-4 शूटर बुलाकर या 2-4 ड्राइवर ऐसे गंदे संदे बुला करके उनको दारू पिलाया, काम करवा दिया उनसे, बस उनको मरवा दिया फिर बाद में। तो वो खुद की टीआरपी बढ़ाने के लिए ये सब कार्य कर लेते हैं। ये सत्य नहीं है। तुम जो लोग सोचो कि सीआईडी जो चल रहा है वो सत्य है या फलाना, कोई भी XYZ, मैं ये नहीं कह रहा कि सीआईडी गलत है फलाना ढीका है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ यानी मीडिया के बारे में व्यंग आजकल तुम्हें पता है सब पैसों के दबाव पर दब जाते हैं, कोई सत्य तो उजागर करता ही नहीं है। तो वही बात यहाँ कवि दर्शाने की कोशिश, और कवि बता रहा है, मैं क्या बताऊँगा भाई, हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे, पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया। यानी कि जब मीडिया के लोग कहते हैं कि हम यानी पावरफुल लोग हैं, यानी कि पैसों की हमारे पास कोई कमी नहीं है, लोगों की हमारे पास कोई कमी नहीं है, तो फिर तुम एक कमजोर व्यक्ति को क्यों ला रहे हो भाई? लाओ ना किसी ताकतवर इंसान को, धनवान वर्ग को लेके आओ, धनवान वर्ग के किसी इंसान को लेके आओ। तो उनके माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है देख लीजिए। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने यह व्यंग किया है कि मीडिया वाले स्वयं को समर्थवान और शक्तिशाली मानते हैं। वे इतने शक्तिशाली हैं कि वे किसी के दुख को पर्दे पर दिखाकर अच्छा पैसा और लोगों की सहानुभूति युक्त प्रसिद्धि पाते हैं। वे यहाँ एक कमजोर अर्थात अपाहिज व्यक्ति को लोगों के सामने दिखाते हैं ताकि वे अपने चैनल की टीआरपी बढ़ा सके और अच्छा पैसा कमा सके। तो मैंने भी सारी बातें आपको पता है ना, ये जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं इन सब के आंसर मैं पहले ही तुम्हें एक कहानी के रूप में बता रहा हूँ, बस उसको ध्यान रखना और फिर उसको पढ़ लेना, अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगा। पर्दे पर व्यक्ति की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा। यानी कि उन्होंने कहा कि ठीक है, अपाहिज अपना दुख दर्द नहीं बता रहा है तो इस कैमरे को हटाइए, क्योंकि लाइव किसी चीज़ को दिखाते हैं तो उस पर्दे पर किसी चीज़ को रखते हैं। जैसे कि मान लो मैं हूँ, अब मैं किसी व्यक्ति को ला रहा हूँ, उसका इंटरव्यू ले रहा हूँ, वो बात का जवाब ही नहीं दे रहा, तो मैं लाइव दिखा रहा हूँ, तो पर्दे पर लाइव दिखाते हैं किसी चीज़ को तो बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत सारे लोग कार्य करते हैं, बहुत कुछ लाइट का वगैरह का, उनको इंसान जितने कार्यकर्ता कार्य कर उन सबका पैसा तो लगता है बहुत ज़्यादा। तो वही बात है, तो उनका कार्यक्रम कब सफल होता? जब कमज़ोर व्यक्ति अपाहिज व्यक्ति रो लेता और उसके साथ साथ वह अपना दुख बताता और उसके साथ साथ कौन रोते? दर्शक। तो उनका कार्यक्रम सफल हो जाता, टीआरपी के माध्यम से वो फिर अच्छा पैसा कमा लेते थे। तो वो यहाँ पर हुआ नहीं। कवि इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहता है कि मीडिया के लोग सहानुभूति युक्त प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि अपाहिज व्यक्ति के साथ साथ दर्शक भी रोने लगे। कैसे सहानुभूति कैसे प्राप्त करना चाहता है कि अपाहिज व्यक्ति कह देगा कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो दर्शक सोचते हैं यार वास्तव में यार इस अपाहिज को बहुत सारा दुख है, तो उसके प्रति वो सहानुभूति प्रकट करते, उनकी टीआरपी बढ़ जाती। लेकिन वे इस रोने वाले दृश्य को ज़्यादा देर तक नहीं दिखाना चाहते क्योंकि यह कार्यक्रम सफल होते हुए दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे उनका पैसा बर्बाद होता, इसलिए वे समय और पैसे की बर्बादी नहीं करना चाहते। चतुर लोग होते मीडिया वाले लोग, चिंता
तुम्हें पता है सभी को, चतुर होते तभी तो ऐसा कुछ कर लेते हैं वो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये थे हमारे PYQ बात सीधी थी पर कैमरे में बंद अपाइज। अब आपको में आज हम चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों, 2 चैप्टर हैं हमारे, एक तो है बाजार दर्शन और दूसरा है काले मेघा पानी दे। इन दोनों चैप्टर से पिछले 5 वर्षों की हम लोग बात करें तो यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसे हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर बता रहा हूँ बार बार। तो कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं कि घुमा फिरा कर टीचर्स पूछ लेते हैं, एग्जामिनर जो हमारे एग्जाम क्वेश्चंस आता है तो घुमा फिरा कर पूछते हैं। तो मैं जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वो आपके घूम फिर कर कैसे भी आए, आपको बस 2-4 शब्द याद रखना है उसमें से और आंसर यही देना है जो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, इससे अलग नहीं लिखना है यदि आपको 100 में से 100% नंबर प्राप्त करना है तो। अब आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, यहाँ जो 2 चैप्टर दिए हैं बाजार दर्शन और काले मेघा पानी दे, यहाँ आपको एक बार मुझे कमेंट करके बताइए कि इनके लेखकों का नाम क्या है। बाजार दर्शन के लेखक कौन है, काले मेघा पानी दे के लेखक कौन है, तो जल्दी से मुझे कमेंट करें एक बार, फिर हम लोग चर्चा करेंगे। क्या पढ़ा रहे हैं बताइए, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ भाई, बताइए जल्दी से क्या पढ़ा रहा हूँ। अभी तो बच्चे पूछ रहे हैं कि आप पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। बेटा मैं पढ़ा रहा हूँ PYQ सीरीज चल रही है हमारी, चैप्टर वाइज बाजार दर्शन और काले मेघा पानी दे आज स्टार्ट हम लोग करेंगे। तो मैं बता दूँ आप लोगों को, आपने बता दिया होगा, उम्मीद करता हूँ दिमाग में रख लिया होगा। तो बाजार दर्शन निबंध के लेखक हैं जैनेंद्र कुमार जी हैं और काले मेघा पानी दे के लेखक हैं प्यारे बच्चों धर्मवीर भारती जी हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर हो चुका है। बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है, यानी कि बाजार का जादू चढ़ गया और उतर भी गया, उस पर मनुष्य का क्या असर चढ़ेगा। यानी कि आप लोगों को पता है आपके पास मन तो खाली, आपका जेब भरा हुआ है तो चढ़ेगा, सीधी सी बात है। तो देख लीजिए, बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य उसके आकर्षण में फंसकर अनावश्यक और अनुपयोगी चीज़ों को खरीदता जाता है। साथ ही वह सोचता है कि बाजार में बहुत कुछ है और उसके पास बहुत कम चीज़ें हैं। परंतु जब बाजार का जादू उतर जाता है तब वह समझता है कि उसके द्वारा बहुतायत में खरीदी गई फैंसी वस्तुओं से आराम बढ़ने के बजाय उसे असुविधा में डालने वाली लगती हैं, तो उसका मन असंतोष, घृणा, ईर्ष्या से भर जाता है। लेखक के अनुसार बाजार तब जाना चाहिए जब मन खाली न हो, और जब मन खाली हो तब बाजार नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा ना कि इंसान का मन खाली है लेकिन जो पॉकेट मनी वो बहुत ज़्यादा है, तो वो घूमने चला जाता है ऐसे ही। अब उसके पास शूज़, मान लो शूज़ हैं और फिर भी शूज़ अच्छे लगे, यार बहुत अच्छे शूज़ हैं और सस्ते भी हैं 3000 के, तो प्यारे बच्चों में क्या कर लेता है, खरीद लेता है। तो इस प्रकार से उनकी आगे आने वाली आगे जो शूज़ आएंगे तो कंपनी सोचेगी हाँ ये शूज़ बिक रहे हैं तो उनकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी और जो खरीद रहा है उनके पास अनावश्यक पड़े रहेंगे। तो इस प्रकार से वो बाजार का जादू चढ़ने लग गया। अब वो अनावश्यक लगने लगी तो उसका मन असंतोष में घिरने में फंस गया। क्यों? क्योंकि यार हमने गलत चीज़ खरीद ली, हमें खरीदना नहीं चाहिए था। बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है? क्या आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है? हाँ सही है, भगत जी चूरन वाले बाबा भगत जी हैं। वो 6 आने का चूरन बेचने के बाद में फिर वो बच्चों को फ्री में बांट जाते हैं, बांट कर चले जाते हैं। 6 आने से ऊपर वो पैसा भी किसी से एक भी नहीं लेते हैं। तो वही बात यहाँ है, भगत जी हैं, उन्हें बाजार से केवल काला नमक और जीरा चाहिए। क्या क्या चाहिए? काला नमक और जीरा चाहिए, इसके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। अब ऐसे व्यक्ति हो जाएंगे जिन्हें काम की वस्तु ही खरीदनी है, इसीलिए वो बाजार जाते हैं और बाजार का सदुपयोग करते हैं, तो सीधी सी बात शांति बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ की कॉस्ट भी नहीं बढ़ेगी, जिनको जितनी आवश्यकता उतनी खरीदेंगे, फालतू में नहीं खरीदेंगे तो फिर उसकी कॉस्ट भी कम रहेगी और फिर शांति बनी रहेगी। और अशांति कब फैलती है? जब इंसान के पैसे कम होते हैं और वस्तुओं के दाम कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं, तो अशांति ही फैलेगी, सीधी सी बात है। भगत जी बाजार में आंखें खोलकर चलते हैं, लेकिन वे बाजार की चकाचौंध देखकर बोचंके नहीं होते हैं। उन पर बाजार का जादू बिल्कुल भी नहीं चलता है। वे सहज भाव से संतुलित होकर सजे धजे बाजार को देखते हैं। एक बात और ध्यान रखना,
जो क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं एग्जामिनर सीधे सीधे नहीं देगा, वो अपनी भाषा में कुछ परिवर्तन कर देगा, लेकिन आंसर तो उनका यही होगा। तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से अच्छे से आप लोग इनको पढ़ो और समझो। परंतु उनके मन में किसी भी वस्तु के प्रति आकर्षण का भाव नहीं आता है, क्योंकि उनका मन खाली नहीं है, अर्थात उसके पास एक उद्देश्य है कि उन्हें बाजार से क्या लेना है। वे चौक बाजार के कोने की पंसारी की दुकान से काला नमक तथा जीरा उन्हें खरीदना है, तो वे पंसारी की दुकान पर रुककर जीरा काला नमक खरीदते हैं। उनके लिए बाजार की उपयोगिता इतनी ही है। अब चांदनी चौक का सारा आकर्षण उनके लिए व्यर्थ है, अर्थात अर्थहीन है। भगत जी के व्यक्तित्व का यह सशक्त पहलू समाज में शांति स्थापित करने में सहायक हो सकता है। यदि लोग अनावश्यक वस्तुओं को खरीदकर संग्रह न करें तो समाज में स्पर्धा नहीं बढ़ेगी, वस्तुओं का बनावटी अभाव नहीं होगा, चोर बाजारी रुकेगी, ग्राहकों का शोषण और ठगी नहीं होगी, महंगाई पर नियंत्रण होगा, परिणाम स्वरूप समाज में शांति बनी रहेगी। बात तो सीधी है। आप लोग अनावश्यक चीज़ें खरीदेंगे ना, तो ये सारी की चीज़ें जो भी हैं, बाजार चोर बाजारी है, ग्राहकों का शोषण है, बनावटीपन की वस्तुएं हैं, ठगी का होना, महंगाई का होना, ये सब कुछ होगा। और आप अपनी उपयोगिता के अनुसार बाजार से चीज़ें खरीदते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, शांति बनी रहेगी, बाजार में भी, घरों में भी, और फिर घरों में, समाज में, परिवार में रहेगी तो पूरा देश शांति से गूंज उठेगा। तो ऐसा ही हमें देश पसंद है। नेक्स्ट है, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है। किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किसमें है? तो बाजारोपण कौन बढ़ाएगा? जो अनावश्यक चीजें खरीदेगा। बाजारोपण का तात्पर्य है ऊपरी चमक दमक, कोरा दिखावा करके बाजार नामक संस्था या जगह को भ्रष्ट करना। बाजार का लक्ष्य मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कराना होता है। रुपये की क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर का प्रदर्शन करके अनुपयोगी तथा अनावश्यक वस्तुओं को बहुतायत में खरीदने से बाजार के स्वरूप में जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे बाजारोपण कहा जाता है। इन कहने का तात्पर्य क्या है कि मन खाली और पैसा बहुत सारा है तो बाजार की चक्काचौंध आप लोग फंस जाते हो और बनावटीपन की चीजें आप लोग खरीद लेते हो तो बाजारोपण बढ़ गया। जो व्यक्ति अपनी जरूरत के अनुसार सामान खरीदता है वही बाजार की सार्थकता है। इस प्रकार के लोग बाजार की चमक दमक में न आकर अपनी आवश्यकता की ही चीजें खरीदते हैं। इसी प्रकार दुकानदार भी ग्राहकों को उचित मूल्य पर उनकी आवश्यकता अनुसार ही चीजें बेचते हैं, उन्हें लोभ लालच में नहीं आने देते। ऐसे ही बाजार की सार्थकता है। तो बाजारोपण आप लोगों को तो बिल्कुल नहीं पढ़ाना है, आपको सोच समझ कर के सामान परचेज करना है। आपके पास है तो अनावश्यक चीज़ें नहीं खरीदे, चाहे वो कितनी भी सस्ती आपको दिखाई क्यों न दे। बाजारोपण आपको बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है। बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म, क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप में एक प्रकार सामाजिक क्षमता की भी रचना कर रहा है। आप इससे कहाँ तक देखो भी, बहुत अच्छी बात है ये। जिस देश में जाति, धर्म, लिंग नहीं देखा जाएगा वह देश बहुत अच्छा रहेगा, प्रगति पथ पर बढ़ता ही रहेगा। और जो ये देखेगा इसकी ये कास्ट है, इसका ये लिंग है, प्रधान है, बहुत मुश्किल है ये चीज़ें समझना। ठीक है, तो वही बात यहाँ है। तो मैं सहमत हूँ कि यहाँ बिल्कुल भी दिखाई, मतलब कोई भी नहीं देखता है कि क्या आपकी कास्ट है। आप तो जितने पैसे होंगे, जितना सामान खरीदेंगे, उतना ही वो लोग आपको पसंद करेंगे, दुकान वाले। बाजार का काम है वस्तुओं का विक्रय करना, बेचना। मतलब बाजार एक ऐसी जगह है जहाँ सभी मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जाते हैं। वहाँ किसी ग्राहक का धर्म, जाति, क्षेत्र तथा लिंग नहीं देखा जाता। बाजार में मनुष्य के पास एक ही चीज़ देखी जाती है, वह है उसकी क्रय शक्ति, अर्थात वह कितना पैसा चीज़ों को खरीदने पर खर्च कर सकता है। कहते हैं ना, आजकल पैसा जिसके पास है उसके पास बहुत कुछ है, और जिसका पैसा नहीं है, जो गरीब है प्यारा, तो वो सामने आप लोग समझ रहे हैं, समझ लो बस थोड़ा सा मेरी भावनाओं को। जाति, धर्म, क्षेत्र और लिंग का भेद न रहने से बाजार सामाजिक समता का रचयिता कहा जा सकता है। परंतु हमें एक बात से पूरी तरह सहमत नहीं है, क्योंकि क्रय शक्ति न रखने वाला स्वयं को दूसरों से हीन समझता है। बात तो सही है ये भी।
क्योंकि जिसका मैंने कहा ना पैसा नहीं है आपके पास, दूसरे के पास पैसा तो वो खरीद लेता, तो आप थोड़ा हीन सा महसूस समझते हैं। आर्थिक दृष्टि से अमीर और गरीब ग्राहकों में यहाँ भी भेदभाव होता है, अर्थात दुकानदार यहाँ गरीब व्यक्ति उस तरह का व्यवहार नहीं करता जिस प्रकार से किस धनाढ़य से करता है। यह सब उसे उसके पहनावे या बोलने चालने से पता चल जाता है। इन दुकानदार के पास एक तो अमीर व्यक्ति है तो उसे पहनावे से बोलने से पता चल जाता है, तो वो कुछ ज़्यादा ही पानी पिलाएगा, बच्चों को चॉकलेट दे, उनको बच्चों को चॉकलेट वगैरह देगा, बहुत अच्छी खासी उसकी तादाद मतलब वो करता है उसका दिखावटीपन में। तो इस प्रकार दिखावा गरीब व्यक्ति से नहीं करता, वह उसकी बोलचाल से और पहनावे से पता कर लेता है। एक स्टोरी सुना देता हूँ मैं आपको। एक किसान था, तो साथ साथ में और भी कुछ उनके काम धाम होंगे, मतलब कारोबार अच्छा था। तो उनके बेटे ने कहा कि मुझे तो ये BWM कार चाहिए इस प्रकार की। तो उसने कहा कि ठीक है, अभी तुझे BWM कार चाहिए तो वो धोती कुर्ता पजामा जैसे गांव में तुम्हें पता है कैसे पहनते हैं, धुले हुए तो पहनते नहीं है, ऐसे पहन ले तो 2-4 दिन चल रहे हैं तो चलने तो भाई वो कहते हैं ना कि मेहनत करने वाले इंसान ये चीज़ें नहीं देखता है। तो भाई वो पैसे भरे हुए थे उसके पास, पैसों को एक ऐसे गंदे से थैले में डाला और चल भला कि BMW चाहिए मेरे बेटे को तो कार। ठीक है, अब वो जहाँ शोरूम होता है वहाँ जा रहा था तो सिक्योरिटी गार्ड ने रोक लिया। भाई बाबा कहाँ जा रहा है? कि भाई मारा छोरा ने BMW कार चाहिए, वह चाहिए, मैं तो वह ले जा रहा हूँ। कि बाबा तुम्हारी हैसियत नहीं है, आप जाइए। क्या बात करता है हैसियत नहीं है, तुम अपने मालिक को बुलाओ। तो वो कहते हैं कि क्या बात है, कैसे ऐसे ऐसे बात है कि तुम भेजो बा अंदर। तो उन्होंने कहा कि हाँ बाबा बोलो क्या चाहिए आपको। तो कहता है BWM कार चाहिए, ऐसा कहता है हमारा बेटा। तो उनको मैं BWM कार लेना आया हूँ। तो वो कहते हैं कि बाबा BWM कार तो बहुत महंगी आपकी हैसियत से, तो आप ये छोटी कार ले जाइए। वो कहता है कितने की है ये? तो वो उनको दाम बताता है कि 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी कहता है। तो कहे ठीक है ये ले। तो वो थैले में गंदे से थैले में भर के लाया था पैसा, तो उसने उठाया और टेबल पर पैसों को बिखेर देता है। तो लोग चकाचौंध बावले से हो जाते हैं, यार इतना पैसा है, ये आदमी का हुलिया देखो कैसा है। तो पहले तो उसे बैठने के लिए नहीं कहा गया, पानी के लिए नहीं पूछा गया। तो फिर लोग उसकी वो जो मैनेजर था शोरूम का, वो उनको कहता है बाबा आप बैठिए, पानी पीजिए, हम फिर बाद में चर्चा करेंगे, आप ये नाश्ता कीजिए, चाय पीजिए। तो ये बात है। तो वही बात यहाँ बाजार में है कि कहते हैं ना किसी के हुलिये से आप लोग मत समझिएगा। एक और कहानी है कि जो कहते हैं ना आजकल प्राइवेट कंपनी में बहुत पैसा है, अच्छा यदि दिमाग है तो आपके पास। तो एक बार क्या होता है, जब हम CCNA की तरफ जा रहे थे तो वहाँ तरफ ने जाकर के अच्छी लगती थी हमें, क्या पढ़ाना अच्छा लगता था। तो हमने देखा कि किसी ऑफिस में तो एक आदमी क्या होता है पजामा पहन करके ऊपर शर्ट पहन करके लैपटॉप टांग के आ रहा था, और वो भी स्लीपर चप्पल पहनते हुए। हमको यार ये क्या मांझरा है। तो बाद में पता चला कि इस कंपनी का CEO वही है। तो वो बात है। तो प्यारे बच्चों किसी के हुलिये पे मत जाया करो आप लोग, वैल्यू इसकी है और किसी की भी नहीं है। तो इसलिए कहता हूँ अच्छे से पढ़ो प्यारे बच्चों, आपको बहुत बड़ा इंसान बनना है, जिससे गरीब के मन में निराशा का भाव भी आ जाता है। सीधी सी बात आएगा, बाजार में अमीर और गरीब ग्राहकों में भेदभाव बढ़ता है, इससे देश की आर्थिक स्थिति की हानि भी होती है। बात सीधी है। नेक्स्ट है, लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती? अब आ गया मैं काले मेघा पानी। ये पिछले जो 4 क्वेश्चन पढ़े हमने वो कहाँ के थे? बाजार दर्शन के थे। अब यहाँ गई इंद्र सेना मेंढक मंडली, जो 10 से 12 वर्ष से लेकर 16 से 18 वर्ष के युवा लोग अर्धनग्न होकर केवल लंगोटी पहनते हैं और फिर प्रत्येक घर के सामने बोलते हैं माँ इंद्र सेना आई है, पानी दे। तो उनके पास जो बचा कुचा पानी था वो उनके ऊपर डाल देते हैं, तो कीचड़ हो जाता है, उसमें लौटते हैं पलटते हैं इस प्रकार से। अब जो लोग ऊंची हैसियत के लोग थे वो उन्हें चिढ़ा करके मेंढक मंडली कहा करते थे। क्योंकि यहाँ इंद्र सेना क्यों कहा गया है? क्योंकि आप ये जो बारिश होती है तो इंद्र सेना जब आपसे खुश होती है, इंद्र भगवान आप पे खुश होता है तो वो वर्षा करते हैं, तो खुश नहीं होता है तो वर्षा नहीं करते हैं। तो इंद्र भगवान को जल चढ़ाते हैं। कहते हैं ना कि भगवान को जितना चढ़ाओगे आप लोग उसका 10 गुना आपको प्राप्त करना है, 50 गुना आपको प्राप्त करना है, तो आपको चढ़ाना होगा पहले। जैसे कि मान लो आपको बहुत अच्छा इंसान बना है तो पहले आपको तपना होगा, 1 साल 2 साल मेहनत करनी होगी नौकरी के लिए, फिर आपको नौकरी प्राप्त होगी। तो वही बात यहाँ कहा गया है। यानी एक किसान देख लीजिए, मेहनत करता है, 4-5 किलो गेहूँ डालता है खेत में और फिर वो मेहनत करता है तो उसको 40-50 मन गेहूँ प्राप्त होता है, जैसे जीजी ने यहाँ लेखक को बताया था। गांव के कुछ लड़के 10-12 बरस से लेकर 16 से 18 बरस के नंगे बदन केवल जांघिया या लंगोटी पहने मकानों के सामने आते थे और बोलते थे पानी दे मैया इंद्र सेना आई है।
और लोग उनको पानी से तरबतर कर देते हैं। तरबतर क्या होता है, उनके ऊपर उनके माथे पानी डालते हैं शरीर पर, तो वो तरबतर यानी पूरा पानी से भीग जाते हैं और कीचड़ लपेट लेते हैं। तब वे कीचड़ में लेट कर इंद्र देवता से पानी की गुहार लगाते हैं। काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा पानी दे, गुड़धानी दे, इस प्रकार से वो एक गीत सा गाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को इन लड़कों का यह सब कार्य अंधविश्वास, पाखंड तथा असभ्यतापूर्ण लगता था। वे उनका स्वागत गालियों से करते थे और घृणावश उनको मेंढक मंडली कहते थे। यानी जो लोग ज़्यादा कुछ पढ़ लेते हैं तो वो अंधविश्वास जो बातें होती हैं ना, जो किंवदंतियाँ जनश्रुतियाँ होती हैं, उन पर बहुत कम विश्वास करते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोग थे जो उनके ऊपर, जैसे लेखक थे, लेकिन लेखक जीजी जो लेखक से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, वो इस अंधविश्वास में विश्वास करती थी। लेखक नहीं करते थे, लेकिन फिर भी जीजी उनको खुशी कि भगवान उनके ऊपर कोई विपत्ति न डाले, तो वह लेखक से ही सारा कार्य करवाते थे। लड़कों का यह दल बारिश के देवता इंद्र से पानी बरसाने की गुहार लगाता था। लोगों का मानना था कि मेंढक मंडली पर पानी फेंकने से इंद्र देवता प्रसन्न होकर जल की वर्षा करते हैं, इस कारण इनको इंद्र सेना कहा जाता है। बात सही है, बारिश वर्षा का भगवान कौन है? इंद्र है। ठीक है। जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह से ही ठहराया? तो उन्होंने बताया ना, इंद्र भगवान पर हम लोग 2-4 बाल्टी पानी डाल देंगे बच्चों के ऊपर, तो इंद्र भगवान खुश हो जाएंगे और हमें बहुत सारा जल, उसका 50 गुना जल वर्षा के रूप में दे देगा। तो कैसे सही ठहराया? तो उसने एक किसान का उदाहरण दिया कि कोई भी किसान है अपने खेत में 5-6 किलो गेहूँ जमीन में डालता है तो उसका 40-50 मन गेहूँ प्राप्त करता है। वही बात यहाँ पे प्रदर्शित होती है कि आप 10-15 बाल्टी उनके ऊपर डालेंगे, भगवान को चढ़ाएंगे, तो आपको 50 बाल्टी वो वर्षा के रूप में देगा। जीजी ने लेखक को बताया कि हमें कुछ पाने के लिए कुछ त्याग भी करना पड़ता है। जो किसान 30-40 मन गेहूँ प्राप्त करने के लिए 5-6 किलो अच्छा गेहूं बीज के रूप में खेत में डालता है, तब उसे 30-40 मन गेहूं प्राप्त होता है। इसी प्रकार इंद्र भगवान से वर्षा का जल पाने के लिए थोड़ा सा पानी इंद्र सेना पर फेंकना एक प्रकार से पानी की बुआई करना ही है। इसके बदले में इंद्र देवता वर्षा ऋतु में बादलों से झमाझम पानी बरसाते हैं। जीजी ने बताया कि ऋषि मुनि कह गए हैं कि जब हम किसी को 4 पैसे दान या त्याग करते हैं तब भगवान हमें 8-10 गुना देता है। इस प्रकार जीजी ने सही ठहराया कि इंद्र सेना को पानी चढ़ाना चाहिए। पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? इंद्र सेना एक साथ पुकारती है, काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे। जल ही जीवन है, अर्थात जल को ही जीवन माना जाता है। पीने, नहाने, धोने तथा कृषि कार्य आदि के लिए पानी बहुत जरूरी है। गुड़दानी गुड़ तथा चना आदि से बना एक प्रकार का लड्डू होता है। गेहूं, गन्ना तथा चना खेत में उगाने के लिए वर्षा होना जरूरी है। यदि वर्षा नहीं होगी तो चना गन्ना भी नहीं उगेंगे, अर्थात किसी भी फसल के लिए पानी जरूरी है। बिना गन्ने के गुड़ भी नहीं बनेगा और न बनेगी गुड़धानी। अतः लड़कों से पानी दे गुड़धानी दे पुकार लगाकर पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग की गई। सीधी सी बात है, यदि जल ही नहीं होगा तो फसल ही नहीं होगी। अब तुम्हें पता है गन्ने से गुड़ बनता है, शक्कर बनती है, चीनी वगैरह बहुत कुछ बनता है। और आपको पता है अब जब गेहूं जो होता है उसमें हम लोग गुड़ मिला देते हैं तो गुड़धानी हो जाती है। इस प्रकार अब भी बताया था मैंने। तो कहने का तात्पर्य सारा खेल जो है वह जल का है। यदि जल होगा तो बहुत कुछ हो सकता है। कहते हैं ना, जल ही जीवन है, जल है तो कल है। ऐसे बहुत सारे वाक्यांश आप लोगों ने सुने होंगे, जनश्रुति की उदंती के अंतर्गत, बहुत सही है। गगरी फूटी बैल प्यासा, इंद्र सेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरती हुई है? बात तो सही है, जब जल, सीधी सी बात है, जल के बारे में, यानी कि आप लोग बैलों से बुआई करवाओगे तो कैसे करेगा जब तक उसके पेट में पानी नहीं रहेगा, खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो इंद्र सेना से खेल गीत में मेघों के देवता इंद्र से प्रार्थना की जा रही है कि पानी नहीं होने से बैल प्यास से मर रहे हैं। स्वतंत्रता से पहले खेत जोतने, सिंचाई, पानी खींचने के लिए तथा खेती के अन्य काम करने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता था। यदि बैलों को पीने के लिए पानी ही नहीं मिलेगा तो वे कृषि कार्य नहीं करेंगे और अन्न भी पैदा नहीं होगा। इस कठिनाई की ओर संकेत करने के लिए ही बैलों के प्यासा रहने की बात कही गई है। बात तो सही, सीधी सी बात है, जो मैंने बताया वही बात यहाँ है। इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलते हैं? गंगा मैया की जय क्यों बोलते हैं? नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? देख लीजिए, इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलते हैं।
क्योंकि गंगा भारत की पवित्र नदी है। भारत में गंगा नदी को माँ के समान पूज्य और आदरणीय स्थान प्राप्त है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति नदियों के तट पर ही विकसित हुई है, बात तो सही है। मथुरा, इलाहाबाद, बनारस इत्यादि नगर नदियों के तट पर ही बसे हैं। अनेक मंदिर तीर्थ नदियों के तट पर ही स्थित हैं। भारतीय संस्कृति के युग पुरुष प्रभु श्री राम और कृष्ण का संबंध भी सरयू और यमुना नदियों से ही है, और नदियों द्वारा ही भारत का सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हो पाया है। तो कहने का तात्पर्य प्यारे बच्चों, कहने का तात्पर्य यहाँ ये है, गंगा मैया की जय इसलिए बोलते हैं कि भारत में गंगा नदी को पूज्य माना जाता है, उसे माँ के समान माना जाता है। और यह भी कहा गया आपको इस चैप्टर में कि प्रत्येक जो ग्रंथ है, मोटे मोटे पुराण है, वो सब गंगा नदी किनारे बैठकर ऋषियों द्वारा लिखे गए हैं। और बड़े बड़े जो शहर हैं, इलाहाबाद हो गया, वाराणसी, काशी जिसे हम लोग कहते हैं, तो ये सब नदियों के किनारे बसे हैं जो पवित्र नदी हैं। और कृष्ण जी का, प्रभु श्री राम का, इन सब का नदियों से ही संबंध है, इसलिए यहाँ गंगा मैया की जय कारा किया गया है। अब जो मैंने पढ़ाया सेशन उसकी पीडीएफ चाहिए, एमसीक्यू की पीडीएफ चाहिए, क्वेश्चन आंसर के चाहिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, सैम्पल पेपर चाहिए या पीवाईक्यूज चाहिए, आपको बहुत कुछ चाहिए, सभी की सभी पीडीएफ आपको प्यारे बच्चों अड्डा 24/7 ऐप से मिलेगी, डाउनलोड कर लीजिएगा। सेशन अच्छा लगा है, लाइक वगैरह आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन कमेंट करके वैसे बताना है कि ये जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए ये सब याद हो गए या नहीं हुए। याद नहीं हुए हैं तो पीडीएफ जैसे ही आपको प्राप्त हो जाए तो आप घर पर बैठ कर एक बार प्रैक्टिस करें, तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि हमें याद हो गया। और उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसा कहेंगे। ठीक है, तो कैसा लगा सेशन कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।